देखिए, यही वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर इमरजेंसी के वक्त में सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी। और आज भी जब उस दौर को याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। आंखें नम इस मायने में होती है कि सच्ची श्रद्धांजलि इस 50 वर्ष में माँ का है, कमला देवी का है। देखिए, जिसके मन में तानाशाही रहता है वो अपने घमंड में कुछ भी कर सकते हैं। इंदिरा गांधी के अंदर क्यों ऐसी भावना आई, क्यों एकाएक ये विचार आया? लेकिन उसके पीछे भी एक किस्सा है कि वहां पर भी आपको चिताया गया था, धमकाया गया था। किसने धमकी दी आप? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 25 जून 1975 देश में इमरजेंसी का ऐलान हो गया था। आपको बता दें कि अगले दिन यानी कि 26 तारीख को ऑल इंडिया रेडियो से पीएम यानी कि इंदिरा गांधी ऐलान करती हैं कि मेरे प्रिय देशवासियों, देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन डरने की बात तो थी। देश में हर तरफ सन्नाटा छा गया था और सभी लोग हैरान और परेशान हो गए थे। आप बखूबी जानते हैं कि आज 25 तारीख है और इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब सभी तलाश रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, सबके लिए धन्यवाद जी। जी, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब सभी तलाश रहे हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। आज भी सब ये नहीं समझ पाए हैं कि अचानक से एकाएक इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू क्यों कर दी? क्या लगता है? देखिए, जिसके मन में तानाशाही रहता है वो अपने घमंड में कुछ भी कर सकते हैं। आप उठाकर देखें, कई राजाओं का जो कि राजा तानाशाही हुआ और उसने कई ऐसे कार्य किया जिससे आम जनता त्राही मात्राही में चिल्लाते रही। उसी प्रकार अब इंदिरा गांधी के अंदर क्यों ऐसी भावना आई, क्यों एकाएक ये विचार आया जिसके कारण उसने आपातकाल लगा दिया। 25 की रात्रि में 12 बजे और माननीय राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षर करा करके और देश के अंदर आपातकाल की घोषणा हो चुकी। तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी जी की तानाशाही थी, मनमानी थी और उनके अंदर जो राजतंत्र की भावना थी वो भावना उनके अंदर भरी हुई थी। यानी कि मन में खोट था। मन में तो खोट था ही। और देखिए, आम जनता जो उनके व्यवहार, महंगाई, बेरोजगारी, गुंडागर्दी, जगह छीन झसोट, कई ऐसी घटनाएं घट चुकी थी। विद्यार्थियों के अंदर एक अलग आक्रोश था, पढ़ाई में, कोई शिक्षा में अनेकों त्रुटियां थी। उसे दूर करने के लिए विद्यार्थी लोग ने आंदोलन प्रारंभ किया था। वही आंदोलन यानी कि जेपी मूवमेंट का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ, वही आंदोलन जो है बढ़ते हुए और फिर जन आंदोलन के रूप में मैंने तब्दील हो गया, तो एक जगह था। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि इमरजेंसी को आपने काफी करीब से, काफी नजदीक से देखा है, तो हम चाहेंगे कि आप भी इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटिए और कुछ कहानी, कुछ किस्से हमें इमरजेंसी के दौर के सुनाइए। हाँ, यह भी है, यह सच्चाई है कि मैंने इमरजेंसी के कई पहलू का साक्षी हूँ। पहला तो रात्रि में इमरजेंसी लगा 26 तारीख को, जब देखा कि चारों ओर भय का वातावरण है और जितने कांग्रेस और साम्यवादी के नेताओं को छोड़कर बाकी सभी दल के नेता को, शीर्ष नेता को अरेस्ट कर लिया गया और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
उनके शीर्ष नेता को गिरफ्तार किया गया, जयप्रकाश साहू को गिरफ्तार किया गया। तो इस प्रकार ऐसा माहौल बन गया था पूरे भारत में, भय का वातावरण, चारों ओर भय का वातावरण था। समाचार पत्र जो निकलते उसको सेंसर कर दिया गया था। तो सबके अंदर एक घबराहट थी, सबके अंदर बेचैनी थी, और ये था कि जनतंत्र, जो जनता का राज है, जनतंत्र का गला घोंट दिया गया, संविधान का गला घोंट दिया गया। संविधान में इस प्रकार परिवर्तन, अनेकों परिवर्तन ला दिया गया। तो ये कहा जाए कि एक जनतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा और जनतंत्र की हत्या की गई श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस के द्वारा। आपकी भी गिरफ्तारी हुई थी और आपकी गिरफ्तारी की कहानी भी बेहद ही रोचक है। कैसे हो गए थे आप गिरफ्तार? वैसा हुआ जी। कि हमें गिरफ्तारी करने के लिए अनेकों प्रयास किया गया। चूंकि आपातकाल लागू होने के बावजूद मैं, चूंकि हमारा कार्य क्षेत्र दानापुर था और दानापुर से मैं पहले चुनाव 2 बार लड़ चुका था, 69-70 विधानसभा। तो इसलिए इस सब होने के बावजूद भी मैं दानापुर आम जनता के बीच में पहुंच करके और लोगों को जागृत में करते रहता था, फिर भी मैं पकड़ में नहीं आया। तो अंत में उसने कोर्ट से कुर्की जब्ती का आदेश लिया। कुर्की जब्ती का आदेश? जी, जी। आदेश लिया, और आदेश लेने के बाद घर का जो जितने सामान था वो सब तो उसके गाड़ी में जितना आटा सब लाद लिया। उतना वो दुखद नहीं, दुखद घटना तो ये रहा कि हमारे जानवर, गौ माता, 2 गाय, बैल और उसका बछड़ा, सबको खोल करके लेकर चला गया, और यहीं पर चौकी है, जैसे चौकी में जाके बांध दिया। अच्छा। हमारे लोग जानवर भी अपने साथ लेकर चले गए? हाँ जी। जानवर, गौ माता को, गौ माता को भी ले जी, हाँ। और हमारे लोग चाहे बाद में से चारा लेकर के, पानी लेके गया कि गौ माता प्यासी, उसे दिया जाए, उसको मार के भगा दिया। अच्छा। जो माने इतना, माने आतंकी कहिए, सिपाहियों का जुर्म कहिए, पुलिस जुर्म, जो कि अरे ये मैंने पानी पिलाने में क्या है भाई, गौ को पानी, उसे जो ये तो पुण्य का काम है। उसे मार के भगा दिया। तो फिर हमने जब पता लगा, कई लोगों जैसे बोला कि जैसे लग रहा है गाय रो रही है, तब मैंने फिर दानापुर में, चूंकि दानापुर कार्य क्षेत्र था, एसडीओ के समक्ष जा करके मैंने अपनी गिरफ्तारी दिया। आप खुद गए वहां पर गिरफ्तारी देने के जी। लिए? जी। पकड़ में तो मैं आया नहीं, उसके पहले भी छात्र आंदोलन में भी कई बार बंद सब कुछ किया था, उससे भी पकड़ में मैं कभी नहीं आया। तो यानी कि हर बार आप चकमा दे देते थे? हाँ, तब फिर हाँ, तो दूसरे दिन भेज दिया गया तो कैंप जेल, उस समय मैंने कैंप जेल भी जेल था ही। तो अब तो खैर अब वो तो वहाँ पर दूसरा कार्य हो रहा है, तो बेउर जेल हो गया, बन गया। तो कैंप जेल में वहाँ पर हमें भेज दिया गया, और कैंप जेल में तो एक देखिए आपातकाल, उसकी घोषणा, इन सब का साक्षी रहा। ये सब मैंने आंख से देखा कि क्या माहौल था, क्या भय का माहौल था। उसी तरह जेल के अंदर वहां भी देखा कि जेल के अंदर किस प्रकार यह लोग जो गिरफ्तारी थे उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। अच्छे ढंग का भोजन नहीं दिया जाता था, रहने की व्यवस्था नहीं, अनेकों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। तो ये भी मैंने आंख से देखा। उसके यानी कि हर तरफ से कष्ट दिया जा रहा था। जी। तो उसके बाद लगभग 2.5 महीना के आसपास बहुत बड़ा बाढ़ इस पटना में, शहर में, राजवंशी नगर तो बिल्कुल डूब गया था, हमारे घर में पानी आ गया। तो इसमें बाढ़ के नाम पर पेरोल के लिए ये अपील किया गया, तो पेरोल पर हम छूट कर आए। लेकिन उसके पीछे भी एक किस्सा है कि वहां पर भी आपको चिताया गया था, धमकाया गया था। किसने धमकी दी आपको? ना बता रहे हैं। आने के बाद जी। मैं आईपीएस सुबर्णो साहब, वो जो एएसपी थे, एआईजी वहाँ दानापुर में, मैं गया और कहा उनसे कि
दानापुर हमारा व्यापार का क्षेत्र है और इसके लिए हमें यदा कदा मैंने दानापुर आना पड़ेगा, आते जाते रहूँगा, तो इसको अन्यथा न लेंगे। तो कह रहा है देखो अभी तुम्हारी गिरफ्तारी हुई, कुर्की जब्ती हुआ और इससे भी बड़ा सजा यदि किसी प्रकार के तो इस आंदोलन संबंधित कार्य में लगोगे तो निश्चित जानो बहुत बड़ा सजा तुम्हारा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद यानी कि बुरा परिणाम झेलना झेलना पड़ेगा। झेलना तो आप डर पड़ेगा। गए थे? नहीं, मैं डरता तो फिर और बाकी काम सारा काम उसके बाद तो हिम्मत के साथ मैं इस कार्य में जुटा रहा और जुटा ही नहीं बल्कि हमारा जो घर है आर्य भवन, ये आर्य भवन एक आपातकाल के बैठकों के लिए एक कार्यालय यह बन गया था एक तरह से। सीक्रेट मीटिंग्स यहाँ पर हुआ करती थी। सीक्रेट मीटिंग और फिर जी। समझिए कि ये आरएसएस कार्यालय उसमें ताला बंद, जनसंघ कार्यालय ताला बंद, चरखा आश्रम जयप्रकाश के वहाँ ताला बंद और बड़े बड़े और समाजवादी नेता और नेता थे उन सबों के कार्यालय में ताला बंद। ये सब होने के बावजूद भी निर्भीकता के साथ यहाँ पर और उस दौरान कौन कौन बड़े बड़े नेता आया करते थे सीक्रेट मीटिंग्स में आपके यहाँ? उस दौरान रज्जू भैया जो बाद में सर संचालक बने वो लगभग महीना 2 महीना निश्चित आते बड़ी बैठकें होती थी बिहार प्रदेश की इसी घर में। हाँ इसी घर में बैठकें होती थी। तो उन सब और रज्जू भैया का तो और कौन कौन स्वयं आते थे? और बताते हैं तो रज्जू भैया तो मैं स्वयं गाड़ी पता लगा जब पहले हमको मिल चला आज पटना उतरेंगे दानापुर उतरेंगे तो जहाँ स्वयं मैं गाड़ी लेकर पहुँचता और गाड़ी पर बैठा के मैं स्वयं ड्राइव करके लाता। यदि उस दौरान अरेस्ट होते तो पता नहीं कब क्या होता। तो इस तरह से आए। उसके बाद माननीय माधवराव मूले जी, माननीय बाला साहब देवरस जी जो सर संचालक थे वो तो गिरफ्तार हो चुके थे। उनके बाद जनरल सेक्रेटरी माननीय माधवराव मूले जी वो आए, उनका प्रवास हुआ, 3 दिन वो रहे यहाँ पर। उसके अलावा और कई अनेकों नेता लोग आना जाना रहा। एक विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता थे वो समझिए कि नमक नहीं खाना तो सब चीज उनके लिए अलग, माने पत्नी जो उनके लिए अलग दाल अलग सब्जी अलग बनता था। तो ये सब जो कहा कि बैठके में 15, 20, 25 जो भी लोग रहते थे। और हाँ उस समय सबसे बड़ा मैं अपने पिताजी को याद करता हूँ कि पिताजी का सहयोग और पत्नी का सहयोग नहीं मिला रहता तो शायद मैं इसमें सफलता न हो पाते। क्योंकि पिताजी कह सकते थे अरे अभी तुम्हारी गिरफ्तारी हुई, कुर्की जब्ती हुआ और उसके बाद उसी में शर्म नहीं आता है कि उसी कार्य में तुम फिर लग गए, इसका विरोध कर सकते थे। लेकिन वो हिम्मत बढ़ाए, पत्नी भी रूस जाती और हिम्मत बढ़ाए पिताजी और हिम्मत बढ़ा करके उन्होंने मैं उसमें हर प्रकार सहयोग देने के लिए और कहा कि सब चीज का पूरा ध्यान रखना बढ़िया से हो। पत्नी कह सकती थी यहाँ अभी गिरफ्तारी हुआ, कुर्की जब्ती हुआ और अकेले मैं इतने लोग खाना बनाना मैं नहीं करूंगी। लेकिन पत्नी ने भी पत्नी श्रीमती कमला देवी वो बेहिचक, हाँ उस समय कोई गैस चूल्हा नहीं था, उस समय कोयला का चूल्हा, तो कोयला और लकड़ी। बच्चे भी छोटे छोटे होंगे। हाँ बच्चे भी छोटे थे। तो इसका बच्चों को देखना और उस पर खाना बनाना तो मैंने बिना संकोच वो सबका भोजन बनाती थी। तो इस तरह कहते और उफ नहीं करती थी। उफ नहीं करती थी ना, उफ नहीं करती थी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मैं पढ़ रही थी कि बजाब्ते कोड नाम से आप लोगों को बुलाते। हाँ तो वो चुके रहता था ये कि कोई भी कहीं पहुंच सकता है तो नहीं। पटना से पटना जंक्शन लोग उतरे, ठीक है, तो वहां पर एक छोटा सा दुकान एक था जो कि उस दुकान अपना मैंने कार्यकर्ता था, वो संघ का कार्यकर्ता। तो पहले वहां पहुंचते थे तो कोड वर्ड वो बताते थे, तब उनको बताया जाता किसी था। का ताऊ जी था, किसी का कुछ था। ताऊ जी तो माने कैलाश जी का ताऊ जी था नाम। फिर अलग था, किसी का कुरुक्षेत्र कहा गया। आपका नाम क्या था? हमारा तो घर था ही, तो हमारा नाम क्या होगा। जैसे हमारे नाम में तो परिवर्तन का सवाल ही नहीं है। ये तो वो इस नाम से। और फिर उसके बाद बीच रास्ते में बताया कि अमुक जगह पहले रुक के वहाँ पता करना। तब वहाँ से फिर वो इस घर में आते थे और अपना कोड वर्ड
बताते तब उन दरवाजा खुलता था। तब दरवाजा खुलता था, जी। ऐसे नहीं खुलता था दरवाजा। नहीं, ऐसे रहता था। हम्म, तो इस प्रकार माने यह कार्यक्रम हम्म, माने हमेशा चलता रहा, चलता रहा। जब तक आपातकाल हम्म, चलता रहा उस समय तक। और हम्म, कहा ना, हम उसमें माननीय जगदीश माथुर जी हम्म, संघ के ये जनसंघ के बड़े नेता थे। हम्म, वो वो भी महीना 1 डेढ़ महीना पर वो आया करते थे, हम्म, और कहना बड़ी बड़ी बैठकें हुआ करती थी। मैंने ये भी पढ़ा है कि नीतीश कुमार के सिर पर भी इनाम रख दिया गया था कि जो भी पुलिस वाला उन्हें गिरफ्तार करेगा उसे इनाम मिलेगा, ऐसा था क्या? अब ये तो हमें ध्यान में नहीं है, कुछ होगा इस तरह का हाँ। गिरफ्तारी का तो कई लोगों का आया और होगा। नीतीश लालू से जुड़ी कुछ याद इमरजेंसी के दौर की? नहीं तो इमरजेंसी में तो अब मैं भेंट करने का तो कोई ऐसा अवसर नहीं मिला, हम्म, क्योंकि इमरजेंसी में तो हम तो अपनी यही व्यवस्था में रहते थे। हम्म, व्यवस्था में रहना, सबको देखना ही करना। हम्म, और सब लोग जब कार्यक्रम के बाद, हम्म, जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सबों के मुंह से ये निकलता था, हम्म। इस मकान का इतिहास लिखाएगा। चलिए, तो ये इस मकान, मकान का इतिहास लिखाएगा, ऐतिहासिक मकान है ये। हाँ, तो जी, ये एक मकान आर्य भवन जो है, जी। मैंने एक सबके लिए हम्म, सहयोग के रूप में कार्य बिल्कुल, किया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत के साथ, हम्म, हाँ, उसी दौरान हम्म, माननीय भावराव जी बड़े नेता थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, हम्म, आए, और जयप्रकाश बाबू पेरोल पर छूटे हुए थे। हम्म, तो मैं एक प्रोग्राम ये हुआ कि हम्म, कैसे दोनों में कैसे मिलन हो, हम्म, माननीय भावराव जी और जयप्रकाश बाबू से। हम्म, तो ये तय हुआ कि तय मृत्युंजय बाबू, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू उनके मकान पर। हम्म, तो उनसे लोग गए कहने की जयप्रकाश बाबू अभी आने वाले हैं, हम्म, और यहाँ से भावराव जी गए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप लोग का दिमाग खराब है। उस दिन हल्का हल्का पानी पड़ रहा था, हम्म, और कि जयप्रकाश का तबीयत खराब है, आप लोग ऐसे। तो इतना में सायरन बजते हुए गाड़ी आई, हम्म, तो माने भावराव जी बेधड़क घर के अंदर हिल गए। और फिर उसके बाद लगभग पौन घंटा तक दोनों में वार्ता हुई। वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद अपना जयप्रकाश बाबू हम्म, चरखा आश्रम गए, और हम्म, माननीय भावराव जी यहाँ घर पर आए। बिल्कुल। तो उस समय माननीय बबुआ जी हम्म, सर संचालक थे बिहार के राष्ट्रीय स्वयं संघ के। हम्म, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था, उसे कई प्रश्न उन्होंने लिखा था। हम्म, वो एक और प्रश्न याद नहीं है, मगर एक तो पूरा याद है जिसमें लिखे थे, हम्म, क्या निकट भविष्य में आपातकाल समाप्त होने की संभावना है? तो उसका उत्तर लिखे थे कि नहीं। नहीं। उसके बाद भी, यह पढ़ने के बाद भी हमारे मन में कभी हम्म, कोई हिचक नहीं, कोई घबराहट नहीं, ठीक है। बल्कि उसी उत्साह के साथ, उमंग के आप साथ लोग लगे मैं रहे। कार्य लगे रहा, कार्य करता ठीक रहा। है, एक और है मेरे पास जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, और ये आंकड़ा है 1976 का। कहा जाता है कि 1976 में 80 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करा दी गई थी, जिसके बाद लोगों में गुस्सा था, लोगों में आक्रोश था। हाँ, वो तो अलग प्रश्न, आपातकाल से अलग प्रश्न वो है, जी। इसलिए प्रश्न अलग अलग है। कई ऐसी हम्म, बातें हम्म, हुई। अब ये तो राजनीतिज्ञों का अपना सोच था, हम्म, और उसमें संजय गांधी हम्म, उनकी चलती थी, अब उनकी अलग समझ थी अपना। अलग समझते हैं। जी। अंतिम सवाल है मेरा आपसे। कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस को इमरजेंसी के लिए देश से और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए? माफी ही मांगने नहीं, हाँ। बल्कि घुटना टेकना चाहिए कि यह जो हुआ, संविधान की हत्या किया गया, यह जनतंत्र की हत्या किया गया, लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, और जो कार्य जो वो आपातकाल में उन्होंने जो कार्य किया, हम्म, और आपातकाल लागू कर करके कई ऐसा परिवर्तन किया, तो सचमुच में घोर अन्यायपूर्ण बातें रही। तो इसलिए मैं तो कांग्रेस को तो घुटना टेकना चाहिए हम्म, कि बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल उस समय आपातकाल लागू करके किया गया। हम्म, मगर वो घुटना टेके या न टेके, हम्म, माफी मांगे या न मांगे, जनता समझ रही है, हम्म, और जनता जान रही है कि यह जो है सो आपातकाल लागू करके जनतंत्र की हत्या किया था। इसलिए जनता कभी भी उनके साथ आने वाली नहीं है। कभी भी आने वाली नहीं है। इसी साल चुनाव भी है, हाँ जी, चुनाव तो है। कांग्रेस एक्टिव भी है, राहुल गांधी लगे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। अब जो भी है, देखिए, जयप्रकाश बाबू ने
और जयप्रकाश बाबू के साथ जिन लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, तो आज उसमें से कई लोग हैं जो कांग्रेस के साथ चले गए हैं। बिल्कुल। तो जनता इस बात को समझ रही, जान रही है, तो जनता उनके साथ अपने खेल करेगी, से व्यवहार करेगी। जी। खेल कर देगी जनता। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। गंगा प्रसाद चौरसिया जी ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस माफी ही नहीं मांगे बल्कि घुटने भी टेक दे, और जनता को सब कुछ याद है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे जनता क्या कुछ करती है, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, यही वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर इमरजेंसी के वक्त में सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी। कहां पर मीटिंग होती थी, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए संजीव चौरसिया जी हैं। हम चाहेंगे कि आप ही के आवाज में गुप्त बैठकें हुआ करती थी, हमें थोड़ा दिखाइए कि कहां पर हुआ करती थी ये बैठकें। निश्चित तौर पर ये प्याज का गोडाउन हुआ करता था और सभी प्रकार की बैठकें जब बहुत हम छोटे थे तो लगता क्या था उम्र कि होगी आपकी? आप कितना 6-7 साल के भी होंगे ही। उसी समय तो लगता था कि लोग आते हैं चले जाते हैं तो लोगों को प्यार मिलता था। तो हमें ही समझ में नहीं आता था कि क्यों आते हैं क्यों जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब कुर्की जब्ती घर का हुआ तो उस समय भी नहीं समझ पाए कि ट्रक में इतना सामान लद के क्यों जा रहा है। क्यों जा रहा है? जब दूध के लिए हुआ तो पता रोना चला, आया था कि नहीं? वही रोना इसलिए है कि जब दूध के लिए नहीं दूध मिल पाया तो लगा कि भाई कहाँ है जानवर, तो पता चला कि जानवर भी ले गए हैं। तो ध्यान में आया कि बाद में बड़े हुए तो ध्यान में कुछ कुर्के जब्ती बोलते हैं। तो सामान सब चला गया और बैठ के आपातकाल कम को ध्यान में कि बाढ़ जब आया तो बाढ़ में बाबूजी भी नहीं, जेल में, दादा बस इस सब पानी से भरा हुआ था। पर दादा भी नीचे कोई सामान नहीं, खटिया पे दादा सोना, सांप बिच्छू जो होता है बाढ़ के समय जो आना है वो सभी घर में आते थे। तो खैर वो सब याद करके रोंगटे अपने आप में खड़े हो जाते हैं। आप जहाँ हैं यही प्याज का गोडाउन का है। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो गोडाउन प्याज का हुआ करता था, पहले ये लकड़ी का चल्ला था। ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर जो चाली रहता है वो चाली रहता था, उसको हटा के अब ईटा का लगा दिया गया है। ये पुराना अभी भी आप देख सकते हैं कि वो विद्यमान है। तो यही सभी प्रकार के सीक्रेट बैठक होती थी और उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के भी कोर कमेटी बैठक, सब बैठक यहीं होती थी। ये स्थान ऐसा है कि इसमें माननीय बाबूलाल जी भी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तो यहीं पर वनांचल के बाद झारखंड बना तो यहीं चुने गए। माननीय नीतीश कुमार जी जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बने तो वो भी इसी स्थान पर और बाहर बड़ा शेड है वहां पे चुने गए। तो अनेक प्रकार की बैठकें तो बाद के फेज में हुआ ही, पर जनसंघ और उसके पूर्व जो आपातकाल के समय की जो बैठकें हैं, जो सीक्रेट बैठकें होती थी, वो सब बैठकें यहीं पर होती थी और यहाँ से बैठक करके लोग निकल जाते थे। लेकिन यहाँ पर समझना ये है कि किसी को कानो कान खबर कैसे नहीं हुआ करती? यही इसलिए है कि घर में उस समय सबको बाहर निकाल दिया गया था। सबको बाहर निकाल दिया सबको गया? बाहर मतलब कि हम लोग छोटे थे, जो घर पे काम करने वाली थी हो चाहे जो सेवक थे, सेवक कोई नहीं घर में था। इसलिए कि अगर एक कोई भी नहीं था, सबको हटा दिया सबको गया। इसलिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होता तो सब गिरफ्तार हो जाते हैं। तो अब धन्यवाद माँ को देना चाहते हैं कि माँ बेचारी जितने लोग आते थे खुद मसाला सुलिटी पे पीसती थी, कोयला पर जलाकर, उस समय कोई एलपीजी गैस का कनेक्शन नहीं था, कोयला पर जलाकर जब जितने आए तुरंत कोयला जला रहता था, अपना खाना बनाकर भोजन लोग 8 से 10, 20, 30, 40 आदमी। एक वाक्य बताते हैं कि बाबूजी ये भी नहीं बताते थे कि कितने लोग आने वाले हैं, केवल माँ को वो बताते थे कि इतना किलो चना फूलने के लिए डाल दो। अब माँ भी कभी नहीं पूछती थी, तो डाल दो तो डाल देती थी। बाद में ध्यान में आता था कि भाई इतने लोग आने वाले हैं, तुरंत खाना बना दो। यानी कि घर में भी सिक्रेसी रखना कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई बात लीक ना हो। लीक होने पर माननीय सरकारवा, माननीय क्षेत्रीय प्रचारक, कितने लोग, माननीय कैलाशपति मिश्र जी सब गिरफ्तार हो जाते। पर बात लीक ना हो, मेन रोड पे अपना घर। तो आप सुने होंगे किस प्रकार से पशु का आवाज से और इस आवाज से गेट खुलता था। तो आपातकाल की 1-2 महीना नहीं, 8-9 महीना इस प्रकार की बैठकें चली। तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ये स्थान है कि आर्य भवन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक स्थल रहा है और मुझे तो गर्व है कि उस परिवार के एक सेवक के नाते, एक पुत्र के नाते समाज की सेवा की भूमिका हमको मिली है। एक अंतिम सवाल, आज भी जब उस दौर को याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती होंगी? आंखें नम इस मायने में होती है कि उनके साथ साथ माँ की याद करके आंखें नम होती है कि कितना वो काम करती थी। अभी भी भावुक? हरदम जीवन में केवल समाज 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 करते रहे। तो स्वाभाविक रूप से इस सच्ची श्रद्धांजलि इस 50 वर्ष में माँ का है, कमला देवी का है।
तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।